Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss exercise 1C page number 28. Question number 1. Statement of the question is, which of the following quantities are in inverse proportions? State the assumption made in each case. Part A, the number of pencils Farhan buys and the total cost of the pencils. Part B, the number of taps filling a tank and the time taken to fill the tank. Part C, the number of men laying road and the time taken to finish laying the road. Part D, the number of cattle to be fed and the amount of fodder. Part E, the number of cattle to be fed and the time taken to finish a certain amount of the fodder. ये देखिए पार्ट 1 है द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। तो क्या ख्याल है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी या इनवर्स प्रोपोर्शन होगी? देखिए अब तक आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिया हुआ है पिछली दो एक्सरसाइजेज में, एक्सरसाइज 1A और 1B में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होती है जिस वक्त हम एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे की भी क्वांटिटी बढ़े, एक को कम करते हैं तो दूसरी की भी क्वांटिटी कम हो। यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो बढ़ाने से जो प्राइस होगी वो बढ़ेगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स को कम करने से प्राइस कम होगी। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल बनती है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एग्स की। डू यू रिमेंबर कि 1 डज़न एग्स अगर आते हैं 120 रुपीज़ के, तो 2 डज़न की प्राइस डबल हो जाएगी, 3 डज़न की प्राइस ट्रिपल हो जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह ये पेंसिल्स वाला भी केस वैसा ही है। सो मोर द पेंसिल्स मोर द प्राइस, लेस द पेंसिल्स लेस द प्राइस। सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। दूसरे केस में देखिए, number of taps filling a tank and the time taken to fill the tank. For example, एक टैप एक टैंक को फिल करती है 30 मिनट्स में। क्लियर? तो अब अगर उस तरह की हम 2 टैप्स ले लें, 2 टैप्स, तो जाहिर सी बात है वो जो टैंक होगा वो फिलअप होने में आधा टाइम लेगा। यस। और अगर हम ये टैप्स 4 कर दें तो फिर चौथाई टाइम लेगा, यानी नंबर ऑफ टैप्स बढ़ाने से जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कम होता चला जा रहा है। सो 2 कॉलम्स अगर हम बनाएं कि नंबर ऑफ टैप्स और दूसरा कॉलम हो द टाइम रिक्वायर्ड। ये देखिए अगर 1 टैप हो तो 30 मिनट्स उसे लग जाते हैं टैंक को फिल करने के लिए। अगर टैप्स की तादाद डबल कर देंगे तो टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है। सो हम जैसे टैप्स की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं तो टाइम रिक्वायर्ड जो है वो कम होता चला जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम होगी, एक के कम होने से दूसरी बढ़ेगी, तो वहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। वेरी राइट। यहाँ पर कौन सी प्रोपोर्शन होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन। So this is the case of inverse proportion. अब next part देखिए, part C, the number of men laying a road and the time taken to finish laying the road. यानी आदमियों की तादाद या मैसन्स की तादाद जो कि रोड बना रहे हैं और जो टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अब एक रोड है, फर्ज किया 1 किलोमीटर रोड, फर्ज किया 1 किलोमीटर लेंथी टुकड़ा है रोड का, तो उसे बनाने के लिए अगर 5 लोग बनाना शुरू करते हैं वो रोड, तो वो रोड बनती है
फ़र्ज़ किया 4 दिन में, तो क्या ख्याल है अगर हम 10 बंदे एम्प्लॉय कर लें तो रोड को बनने में आधा टाइम लगेगा। मोर द मैसन्स क्विकर इट वुड बी फिनिश्ड। सो यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ मेन और द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द रोड, वो दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। सो सी पार्ट के अगेंस्ट आप लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये बुक पर ही करने का है, आप यहाँ पेंसिल से लिख दीजिएगा, राइट। देन पार्ट डी, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूड। तो कैटल्स की तादाद और जो अमाउंट ऑफ फूडर है उसके दरमियान क्या प्रोपोर्शन होगी। देखिए, जो ज़्यादा कैटल होंगे तो ज़्यादा फूडर खाएंगे, कम कैटल्स होंगे तो कम फूडर खाएंगे, ठीक है। सो इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। क्लियर हो गया। अ पार्ट ई, the number of cattle to be fed and the time taken to finish a certain amount of fooder। हाँ, ये एक और तरह का केस है। ये लग ये रहा है ये दोनों सिमिलर केसेस हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है। यहाँ पर नंबर ऑफ कैटल और जो फूडर है उसके दरमियान प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। लेकिन अगर पार्ट ई में देखिए, हमारे पास फ़र्ज़ किया एक सर्टन अमाउंट ऑफ फूडर पड़ा है जो कि 1 महीने के लिए काफ़ी है, और हमारे पास कैटल हैं 20। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 20 कैटल हैं हमारे पास, और जो फूडर हमारे पास पड़ा है वो कितने दिन के लिए काफ़ी है? 30 डेज़ के लिए। अब हमारे पास कैटल आ जाते हैं 40, तो क्या ख्याल है, वो फूडर जल्दी ख़त्म होगा या देर से ख़त्म होगा? ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म होगा, यस। यानी डबल हमने तादाद कर दी कैटल की, तो फूडर ख़त्म होगा आधे टाइम में। फूडर को ख़त्म होने के लिए 15 दिन चाहिए होंगे, ठीक है। सो मोर द कैटल लेसर द डेज। सो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ रही है। सो हेयर वुड बी द इन्वर्स प्रोपोर्शन। पार्ट ई के अगेंस्ट आप यहाँ क्या लिखेंगे? इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge. State the assumption made. Now for the solution of second question, 8 men, number of men, and this column is number of days. 8 men can prepare this bridge in 12 days. और जब हम नंबर ऑफ मैन कम कर देंगे तो क्या ख्याल है, ब्रिज जल्दी बनेगा या देर से बनेगा? जाहिर है देर से बनेगा, ज़्यादा डेज हमें चाहिए होंगे। सो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी में इजाफा हो रहा है। देखें, एक के कम होने से दूसरी में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है। सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। दिस प्रोपोर्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर चूंकि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, या एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन है। और ये एरोज जो हैं, ये इन एरोज का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो बताता है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। सो हम अब इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। देखिए, इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए ये टेल ओवर हेड इक्वल टू टेल ओवर हेड, x ओवर 12 इज इक्वल टू 8/6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x क्या है? जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। नाउ सॉल्विंग इट, x comes equal to 16. So the number of days required equal to 16. So
6 men can build the bridge in 16 days, right? अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से। ये सेकंड क्वेश्चन में हमने कॉलम्स प्रिपेयर किए और जो एरोज का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है वो बताता है कि दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट? यहाँ देखिए 8 men build the bridge in 12 days। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 1 man। अब यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ा हुआ है कि जब 1 के लिए होता है तो ये इस वैल्यू से ये वैल्यू डिवाइड हो जाना चाहिए थी। 12 डिवाइडेड बाय 8 आता। 1 man build the bridge in 12 डिवाइडेड बाय 8 days। लेकिन हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये मामला हम करते हैं वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस। इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में जब हम 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? सो 1 man कैन बिल्ड द ब्रिज इन कितने डेज? जाहिर है ज़्यादा डेज लगेंगे, बहुत ज़्यादा डेज लगेंगे। जो 8 बंदे बनाते हैं 12 डेज में, तो एक बंदा बनाएगा, इस 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 डेज, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 6 men बिल्ड द ब्रिज इन हाउ मेनी डेज? ये 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ रहे होते थे वहाँ पे ये था कि यूनिटरी मेथड में 1 के लिए फाइंड आउट करें तो डिवाइड हो जाएगा, और फिर मल्टीपल्स के लिए जब करना होता तो वो मल्टीप्लाई होता था। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन की वजह से यहाँ बिल्कुल उलट काम चलेगा। क्लियर? 8 men can build the bridge in 12 days. 1 man can build the bridge in 8 multiplied by 12 days. And 6 men can build the bridge in this quantity divided by 6 days. Clear? So इसे सॉल्व कर लीजिए तो देखें क्या आता है। Now 6 men can build the bridge in how many days? 16 days। और इसे फिर हम लास्ट में लिख देंगे 6 men can build the bridge in 16 days, right? Now the statement of next question 3. If x is inversely proportional to y and x equal to 40 when y equal to 5, find number 1 the value of x when y equal to 25. Number 2 an equation connecting x and y. Number 3 the value of y when x is equal to 400. देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो यहाँ पर हम इसे यूँ लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ y। क्लियर? सो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इक्वल टू k बाय y, वेयर k इज अ कांस्टेंट, x इज इक्वल टू k बाय y। अब जो जनरल स्टेटमेंट में दी गई वैल्यूज़ हैं x और y की, वो हम x और y की जगह पुट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? पुटिंग द वैल्यूज़ 40 इक्वल टू k बाय 5। अब ये देखिए 5 शिफ्टेड टू द अदर साइड, किस तरह से? यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 200, राइट? अब देखिए k की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज चेंज टू दिस वन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सो हमसे मांगा कहाँ गया था? पार्ट 2 में, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट 2। नाउ पार्ट 1 में कहता है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 25। वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन y इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू 25 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू नोट डाउन करके इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस वे सॉल्विंग इट x इज इक्वल टू 8।
यानी जब y की वैल्यू 25 है तो x हमारे पास आ जाएगा 8. क्लियर? नाउ वॉच हियर इन थर्ड पार्ट. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन इक्वल टू 400. तो इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और फिर सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ y. राइट? This way y equal to 200 divided by 400. So y is equal to 0.5. Y equal to 1 by 2 or 0.5. Clear? Question 4 is to be solved in the same way how you have solved question number 3. Now the statement of question number 5. Now the statement of question number 5. 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. Before the project starts, the boss of the company is told that he needs to complete the project in 14 days. Assuming that all the workers work at the same rate, how many more workers does he need to employ in order to complete the project on time? Now watch in this question. जो दो कॉलम्स बनेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज. जब वर्कर्स हमारे पास हैं 35 वर्कर्स, तो वो 16 डेज में ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे. अब जो बॉस ऑफ द कंपनी है वो चाहता है कि 14 डेज में मेरा ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाए. तो जाहिर सी बात है कि अगर उसे कम टाइम में इसे फिनिश करना है तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना होगा. तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कितने लोग चाहिए हैं 14 डेज तक काम कंप्लीट करने के लिए. क्लियर? फिर हम 35 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये जितनी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, 35 से ज़्यादा हो जाएगी, उतना हम जवाब निकाल लेंगे. यानी इसमें से फिर 35 को माइनस कर देंगे लास्ट में. क्लियर? सो यहाँ देखिए ये कौन सा केस है. इज इट द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन? देखिए ना, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएं तो काम जल्दी ख़त्म होगा, कम डेज लगेंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो जाएं तो टाइम बहुत लगेगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में. सो कौन सी प्रोपोर्शन है ये? यस, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन. सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो उसमें एरोज जो हैं वो अपोजिट साइड्स पर हो, अपोजिट डायरेक्शन में शो किए जाते हैं. सो यहाँ पर x बाय 35 इक्वल टू 16 बाय 14 हो जाएगा. क्लियर हो रही है बात? देखिए ना, एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है. सो इनवर्स प्रोपोर्शन है इनके दरमियान. तो इधर जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, उसमें सेटिंग क्या होगी? x ओवर 35 इक्वल टू, ये नहीं होगा, उलट होगा इसका, 16 over 14. Clear? Now solving this algebraic equation, we'll find out the value of x. Now solving it, we do cancellation where it is possible. So this way x equal to 8 multiplied by 5, so 40. So 40 workers will finish the project in 14 days. या देखिए 40 वर्कर्स विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन 14 डेज और 35 वर्कर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं. तो कितने वर्कर्स ज़्यादा हमें चाहिए? सो 40 माइनस 35, सो 5 मोर वर्कर्स आर नीडेड फॉर इट. क्लियर? Sixth question is to be solved in the same way how we have solved question number 5 and question number 2, right? Now question number 7, statement of the question is, at a sports camp there is sufficient food for 72 athletes to last 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the
food last for the other athletes? State the assumption made. For the solution of this question number 7, first of all, we will prepare two columns, number of athletes and number of days. For 72 athletes, the ration would be sufficient for 6 days, and when 18 are absent, तो 18 को माइनस करेंगे 72 में से, एंड फॉर हाउ मैनी मोर डेज, यानी 6 डेज तक तो वो सफिशेंट होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा दिन और कितना चलेगा, तो 6 प्लस एक्स हमने लिखा उसके अगेंस्ट. नाउ सॉल्विंग इट, यू नो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. जिस तरह से एथलीट्स की तादाद अगर कम होगी तो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो ज़्यादा चाहिए हैं, और अगर एथलीट्स की तादाद ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ डेज कम है. सो द इनवर्स प्रोपोर्शन इज देयर. 6 प्लस एक्स बाय 6 प्लस एक्स बाय 6 इज इक्वल टू 72 बाय 54. ये 72 और 18 का डिफरेंस जो है 54 आएगा, राइट. नाउ सॉल्व इट जस्ट लाइक एन इक्वेशन. नाउ दिस 6 शिफ्टेड टू द अदर साइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ सॉल्विंग इट, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8. नाउ दिस 6 शिफ्टेड टू द अदर साइड विल चेंज इन इट्स साइन as x came equal to 2. Now we will write down the number of additional days equal to 2. So the required number of additional days equal to 2 days. Now the statement of next question 8. If z is inversely proportional to x and z is equal to 5 when x is equal to 7, find the value of x when z is equal to 70. As z is inversely proportional to x, z is equal to k by x. Now k equal to xz. We may write it as x1 z1 is equal to x2 z2. ये देखिए यहाँ पर ये x1 z1 और ये x2 z2, ये फर्स्ट कंडीशन में जो x की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है. यहाँ पर सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू गिवन नहीं है, z की वैल्यू गिवन है. सो x मल्टीप्लाइड बाय 70. नाउ वी विल सॉल्व इट दिस वे. x इक्वल टू 7 multiplied by 5 divided by 70. Do cancellation where possible. This way x equal to 5 by 10. So x is equal to 0.5. Question number 9 is to be solved in the same way as we have solved question number 8. Now question number 10. Statement of the question is, now the statement of question number 10. For each of the following, y is inversely proportional to x. Copy and complete the tables. यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में टेबल्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है. इन पार्ट ए व्हाट द टेबल इज गिवन, हम यहाँ पर देखेंगे वो कॉलम जिसके अंदर x और y दोनों की वैल्यूज़ गिवन हैं. इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू. क्लियर? और उसके बाद हम फॉर द रेस्ट ऑफ द इनकम्प्लीट वैल्यूज़ हम वर्कआउट करेंगे. इसी तरह का क्वेश्चन आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के टॉपिक में भी किया हुआ है. डू यू रिमेंबर? लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपने इसी मेथड से किया हुआ है. बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है. Here y is inversely proportional to x. So y equal to k by x and k equal to xy.
यहाँ पर पार्ट ए के 4th कॉलम में हमें x और y दोनों की वैल्यूज गिवन है। सो k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। दिस वे k इक्वल टू 12। We may write it as x1 y1 equal to x2 y2. Now we solve it just like an equation. 24x is equal to 12. हमने यहाँ पर एक काम किया, interchanging the sides. ठीक हो गया? Now dividing both the sides by coefficient of variable which is 24. This way x is equal to 0.5. We are solving for the second column where the value of x is given 2. Now we solve it just like an equation. देखिए ये तो हमें दोनों वैल्यूज गिवन थी ना 4th कॉलम के अंदर, वहाँ से हेल्प ली, और ये हमें अब सेकंड कॉलम के अंदर x की वैल्यू गिवन है, y हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्विंग इट जस्ट लाइक एन इक्वेशन, 2y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू हाफ ऑफ इट। Yes, y equal to 6. This way y equal to 6. Now solving for the third column. In the third column we are given the value of x 2.5. Right? Solving this relation just like an equation. This way 2.5 y is equal to 12 and y is equal to, देखिए 2.5 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस वे y इक्वल टू 4.8। नाउ फॉर द लास्ट कॉलम नंबर 5। देखिए वहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है, x की फाइंड आउट करनी है। इंटरचेंजिंग द साइड्स, 1.5x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 divided by 1.5. This way x equal to 8. We have solved part A of question number 10. Part B would be solved just like we have done part A. See you in the next lesson. Allah Hafiz.